का एनर्जी का टॉपिक, ठीक है। इसकी हम करते हैं जी एक एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 लिखें। बेटा जी आपके पास है एक बैटरी और उसके साथ है एक 1 सेकेंड, उसके साथ एक कैपेसिटर। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे आज। और ये बैटरी है 20 वोल्ट की और बच्चों ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का, ठीक है। तो आप जरा क्वेश्चन का लिखें। ए पार्ट सबसे पहले आप लिखें कि व्हाट विल बी कुमैल जरा ग्रुप पे ना कल के नोट्स पोस्ट कर देना। नजर को चाहिए, हमारा एक बड़ा प्यारा बच्चा है नजर, उसको चाहिए नोट्स, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी the potential difference across what will be the potential difference and potential difference across what will be the potential difference across and charge on one plate and charge on one plate of the capacitor when it is fully charged। बच्चों सवाल समझ आ गया? जब कैपेसिटर की फुल चार्जिंग हो जाएगी उसके बाद आपने बताना है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। समझ आ गई बात? एनर्जी पढ़ाई है, अभी समझा दूंगा, टेंशन ना लो। कॉपी कर लिया? अच्छा बच्चों देखो, जब कैपेसिटर हो जाएगा फुल्ली चार्ज, वो जो मैंने P5 के वीडियोस भेजे थे, थोड़ी बहुत हेल्प मिली है उससे? आप देखिएगा बहुत लंबा आंसर है। ओए होए तो कुछ नहीं बनेगा लेकिन मिठा हुआ। चलो अच्छा देखो, अब ये हो गया 20 वोल्ट। एक बच्चे की मुझे मैसेज आई, बच्चे का नाम मैं नहीं बताता, मैंने जो वो किया ना कि वो पोस्ट किए ना वीडियोस वाले, तो उसके बाद ना एक बच्चे की बड़ी सेंटी मैसेज आई, कहते हैं सर यू आर एन एंजल। अब मुझे पता क्या याद है, वो एक बंदा था ताहिर शाह, उसका, हाँ उसका गाना, और वो पता नहीं इस तरह विंग्स लगा के, अब मैं अपने आप को ना अच्छा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। उस बच्चे ने ना बड़ा सेंटी मैसेज किया, कहते हैं मैं ना बड़ा टेंशन में था, आपके मैसेज की वजह से मुझे ऐसी फीलिंग आई वैसी फीलिंग आई है। नहीं वो नहीं था, उसको एग्जाम की टेंशन ही नहीं थी। What will be the potential difference across and charge on one plate of the capacitor when it is fully charged? अच्छा बच्चों देखो, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा बच्चों, लिखें पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, आसान जबान में 20 वोल्ट। और ये 20 वोल्ट पता है होगा कैसे? अगर इस साइड पे होगा 20 तो इस साइड पे होगा 0, अगर इस साइड पे होगा 10, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, तो इस साइड पे होगा -10। समझ आ गई बात? डिफरेंस 20 होगा। तो दोनों प्लेट्स का जो डिफरेंस होगा वोल्ट का वो होगा 20 वोल्ट। और चार्ज किस पे होगा? एक प्लेट पे, क्योंकि इधर से अगर चार्ज होगा +Q तो इधर पे चार्ज होगा -Q, ओवरऑल चार्ज 0 होगा। और बैटरी से कितना आया होगा? अगर हम लेते हैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, तो भाईजान इधर से आएगा +Q और वापस कितना जाएगा? -Q। मैंने एक क्यू को ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, क्यों? वो एनर्जी लेस हो चुका है। और एक पर्पल कलर का है, पर्पल आप एनर्जी को समझ लो, जो चार्ज निकल रहा है इट्स फुल ऑफ एनर्जी, जो वापस पहुंच जाए उसकी एनर्जी खत्म हो सर जाती है। चार्ज अच्छा वापस आएगा तो वो तो +Q ही नहीं होगा? तो व्हेन आई सेड कि -Q होगा, आपकी सर वो आंखें आपने खराब लिखा है। असल में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं लिखता हूं तो इंटरनेट का डिले आ जाता है बीच में, वरना मैंने शुरू से प्लस लिखा था। ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट। अब जितना निकलता है वही वापस जाता है। पॉजिटिव निकलेगा, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो वापस भी तो वही जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से वही इन होगा। यहाँ पे -Q जो होता है वो उसकी अपनी प्लेट देती है। नहीं, यहाँ पे होता है, देखो जो प्लेट पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी वो हो जाएगी पॉजिटिव, हाँ जो प्लेट पॉजिटिव चार्ज लूज करेगी वो नेगेटिव हो जाएगी।
समझ आ रही बात? प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, चार्ज भी पॉजिटिव। हाँ देखो, जो प्लेट पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर रही है वो खुद नेगेटिव नहीं हो जाएगी। जिस तरह सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 20 वोल्ट। अब हम आते हैं चार्ज पे। लिखो Q इज इक्वल टू C इंटू बी। तो C जो है वो आपके पास है 2 माइक्रोफेरेड। आपने माइक्रो को सॉल्व नहीं करना। और जो V है बच्चों वो आपके पास है 20 वोल्ट। तो 2 इंटू 20 बच्चों कितना हो गया? 40 माइक्रो कूलम्स। तो आपका जो चार्ज है जी वो हो गया 40 माइक्रो कूलम। अब आपने इस क्वेश्चन का बी पार्ट लिखना है जल्दी से। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर एंड एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी। दोनों बातें। फाइंड एनर्जी stored by the capacitor, find the energy stored by the capacitor and energy lost by the battery। तो आपसे दो सवाल पूछे गए हैं। एक सवाल क्या पूछा गया है कि आप बताएं कि एनर्जी कैपेसिटर ने कितनी स्टोर की और एनर्जी बैटरी ने कितनी लूज की बाय द सेल और द बैटरी। तो बच्चों कैपेसिटर का क्या फार्मूला हमने सीखा है? एनर्जी इज इक्वल टू, कोई याद है फार्मूला आपको? एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 QV। रट्टा लगा लो फार्मूले को। या एनर्जी होती है 1/2 CV²। या अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो आप लगा लें 1/2 Q²/C। इनमें से जौन सा पसंद है वो लगा लो, आंसर सेम आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है जी बेटा। दोनों चीजें सेम नहीं पूछी? तो बेटा एक पूछा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर और एक कहा हुआ है एनर्जी लॉस्ट बाय द सेल। तो अगर सेम कैपेसिटर होगा भी स्टोर करेगा ना जो हाँ एनर्जी हाँ लूज बेटा, करे। ये लॉसेस भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस कैन नेवर बी 100% आइडियल। कैपेसिटर का जो चार्जिंग प्रोसेस है वो 100% एफिशिएंट कभी नहीं हो सकता। इसका लॉस के लिए कौन सा फार्मूला है? थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा देखो, इसका आंसर क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू, ये कैपेसिटर वाला है, 1/2 चार्ज कितना है बच्चों? 40 माइक्रोकूलम। और वोल्ट कितना है बच्चों? बच्चों खामोश हो जाओ, ये लिख लो। और बेटा जी वोल्ट जो है वो है 20 वोल्ट, 400 माइक्रोज्यूल्स। क्या ख्याल है? 400 माइक्रोज्यूल्स। मिली में कितना बनेगा बताओ? 0.4 मिलीज्यूल्स। 0.4 मिलीज्यूल्स। ये देखो ना, 400 इंटू 10⁻⁻⁶। अगर हम इसको यूं लिख दें 400 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 10⁻⁻3, तो ये बन जाएगा 0.4 और मिलीज्यूल। तो जनरली एग्जामिनर आपसे आंसर मिलीज्यूल में लिख पाएगा। लिख लिया? तो एनर्जी जो कैपेसिटर ने की है स्टोर वो है 0.4 मिलीज्यूल। अब आप लिखें एनर्जी लॉस्ट बाय द बैटरी और एनर्जी लॉस्ट बाय द सेल। सोर्स ने जो लूज की है, एनर्जी लॉस्ट बाय द सेल। थोड़ा सा तेज लिखना है, एनर्जी लॉस्ट बाय द सेल। तो भैया सेल ने कितनी एनर्जी लूज की है उस पे आते हैं। तो बच्चों एनर्जी लॉस्ट बाय द सेल जो है उसका हमने फार्मूला सीखा है, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू EMF। उसमें 1/2 नहीं होता। उसकी रीजन ये है कि बैटरी अपना वोल्ट मेंटेन करती है। बैटरी के फार्मूला में 1/2 क्यों नहीं होता? क्योंकि बैटरी अपना वोल्ट मेंटेन करती है। इसमें क्यों होता है? इसमें होता है क्योंकि कैपेसिटर का वोल्ट 0 से मैक्सिमम पे जाता है। जिसका वोल्ट वेरिएबल होता है वहां पे 1/2 लगाते हैं, जिसका वेरिएबल नहीं होता उसमें 1/2 नहीं लगाते। असल में हम ग्राफ की फॉर्म में सोच रहे हैं। दिमाग में सोचो, बैटरी की जब चार्जिंग होगी, बैटरी जब चार्ज लूज करेगी तो उसका वोल्ट कांस्टेंट होगा। कैपेसिटर का जो ग्राफ बनेगा वो यूं होगा, वोल्ट बढ़ेगा। तो ट्रायंगल का एरिया जब लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, रेक्टेंगल का जब एरिया लेंगे तो सीधा आ जाएगा। अच्छा, यानी हम लोगों ने इसमें हाँ ये इस तरह है। देखो बात सुनो, जो सेल होता है ना उसका ग्राफ इस तरह का बनता है। फर्ज करें सेल की बात करते हैं। सेल का अगर हम ग्राफ बनाते हैं चार्ज का वोल्ट के साथ, ठीक है? सेल का ग्राफ किसका बनाते हैं? चार्ज का वोल्ट के साथ, या आपकी मर्जी। आपने अगर वोल्ट का बनाना है चार्ज के साथ तो मुझे कोई मसला नहीं है। दोनों ग्राफ इक्वली वैलिड हैं क्योंकि इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट नहीं है। यू कैन पुट एनी वन ऑफ देम ऑन एक्स और वाई। तो अब देखें इसका जो बनेगा ग्राफ
बैटरी जो है ना सेल, वो अपना ईएमएफ मेंटेन करती है। तो जितना मर्जी चार्ज आप उससे निकालो, उसका जो ईएमएफ होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे रहेगा। फर्ज करें जी आपने चार्ज क्या निकाला, कैपिटल क्यू, तो एरिया किस साइड का लेते हैं, क्यू की साइड का या वी की साइड का? बेटा एरिया लेते हैं क्यू की साइड का, क्यू एक्सिस के साथ एरिया लेते हैं। तो ये जो एरिया होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी लॉस्ट बाय द सेल। ना ग्रेडियंट व्रेडियंट छोड़ो, वो कुछ भी नहीं है ना, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, एनर्जी। तो एनर्जी लॉस्ट बाय द सेल कैन बी गिवन बाय दिस ग्राफ, दैट वुड बी इक्वल टू E into Q। ठीक, इसी तरह अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं तो उसमें भी ग्राफ बनेगा, वोल्ट तो फिक्स रहेगा ना, वोल्ट तो ईएमएफ पे रहेगा। अगर हीटर बंद हो गया तो उसका गैस बंद कर देना, ये ना हो के। अच्छा देखो, अब जो है इसका जो ईएमएफ है वो फिक्स होगा, यहां पे फिक्स वैल्यू पे रहेगा, और चार्ज इस पे कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू। और जो हमें वैल्यूज मिलेंगी दे वुड बी, ये जो वैल्यूज हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये वही वाला ग्राफ है, कोई दूसरा ग्राफ नहीं बना दिया। ये वो वाली एनर्जी है जो बैटरी लूज कर रही है। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई नजर? ठीक है। अब कैपेसिटर में क्या डिफरेंस आ जाता है, कैपेसिटर जो होता है अगर उसका C कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, जब C कांस्टेंट होगा तो वो, जब उसका हम Q और V का ग्राफ बनाएंगे, on the y-axis if you have Q, on the x-axis if you have V, ये कूलम और ये वोल्ट। ये बस मैं बेसिक सा बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV, अगर आप C को करेंगे कांस्टेंट तो फिर Q और V का क्या इक्वेशन बनेगा, they have a direct proportion. Now if two quantities have a direct proportion, they have a straight line graph through the origin, और कैपेसिटर पे सबसे बड़ा वोल्ट कितना आ सकता है, जितना बैटरी का वोल्ट है, और कैपेसिटर पे सबसे बड़ा चार्ज कितना आ सकता है, वो तो कैपिटल क्यू हमने डिसाइड किया हुआ है। अच्छा, एरिया कौन सा लेंगे, ऑल्दो इस क्वेश्चन में दोनों साइड का एरिया सेम होगा। डू यू नो दैट अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसके नीचे ऊपर सेम एरिया होता है, ठीक है, लेकिन अगर कर्व हो फिर डिफरेंट होता है। बाय प्रिंसिपल अब तो दोनों साइड पे सेम है ना, इसकी रीजन मैथमेटिकल है। इसकी रीजन क्या है, मैथमेटिकल, क्योंकि एनर्जी की जो एक्चुअल इक्वेशन होती है या वर्क की, वो होती है इंटीग्रेशन, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं, V टाइम्स डी क्यू। जिस तरह आप लिखते हैं इंटीग्रेशन y टाइम्स डी एक्स, तो एरिया किसके साथ लेते हैं, x के साथ ना। अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं। अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं तो रट्टा मारो कि क्यू के साथ वाला एरिया लेंगे। समझ आ गई बात? तो एरिया कौन सा लेंगे, चार्ज के एक्सिस के साथ वाला, और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कम से कम इस एग्जांपल में सेम एरिया, कर्व होगा तो फिर चेंज हो जाएगा। तो इस केस में फिर एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनेगा, ये कैपेसिटर की एनर्जी है। इसका मतलब है बैटरी जो एनर्जी निकालती है, कैपेसिटर उसमें से आधी एनर्जी को कैप्चर करता है, और उस हिसाब से फिर अगर देखा जाए तो एफिशिएंसी 50% होगी। एफिशिएंसी कांस्टेंट, अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगी तो एफिशिएंसी 50% होगी। रियान कॉपी हो गया यहाँ तक? ठीक है नजर हो गया कॉपी? ड्राइव की है हम लोगों ने। अच्छा बच्चों, अब हम सवाल करते हैं ना उसको खत्म हो गया ना, अब समझ आ गई ना, यही डेरिवेशन है। अच्छा देखें, यही है, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा देखें, एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू ईएमएफ। बच्चों वैल्यूज पुट करो, चार्ज कितना है हमारे पास 40, और ईएमएफ कितना है बच्चों 20, लेकिन यूनिट्स भी तो देखेंगे ना। तो 40 किस यूनिट में, माइक्रोकूलम में ना। 40 है माइक्रोकूलम में, 10 पावर बेशक -6 लिख दो, और ईएमएफ है 20, और इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 800 इंटू 10 पावर -6, या फिर 0.8 इंटू 10 पावर -3, तो ये आ जाएगा 0.8 मिली जूल। यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग कि अगर बैटरी निकालेगी 0.8 तो कैपेसिटर स्टोर करेगा 0.4, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 50%, assuming that the capacitance is constant। अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट नहीं होगी तो एफिशिएंसी 50% से लो भी हो सकती है और 50% से हाई भी हो सकती है। समझ आ गई मेरी बात?
चले, अब ये तो हो गया आपका बी पार्ट। अब आप इस क्वेश्चन का लिखेंगे सी पार्ट। सी पार्ट, अब आप इस क्वेश्चन का लिखेंगे सी पार्ट, ये बी पार्ट था। सी पार्ट आप लिखें कि व्हाट वाज योर अजम्पशन इन पार्ट बी। जब आपने बी पार्ट कैलकुलेट किया तो आपका अजम्पशन क्या था। सी पार्ट लिखो, क्या आपका बी पार्ट में कोई अजम्पशन था? रियान बताओ, व्हाट वाज योर। सर ये डबल होगी जो एनर्जी। नहीं बेटा जी, बिल्कुल नहीं। व्हाट वाज योर अजम्पशन इन पार्ट बी? नजर तुम बताओ बेटा। अजम्पशन ये था कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, क्योंकि अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट ना हो तो ये फार्मूला लग ही नहीं सकता। ठीक, अजम्पशन क्या था कि कैपेसिटेंस, एग्जामिनर ने तो हमें नहीं कहा ना कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट थी, कहीं पे कहा हुआ है? एग्जामिनर ने हमें ये बात कहीं पे नहीं कही हुई कि कैपेसिटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। इट कुड बी अ वेरिएबल कैपेसिटर, लाइक वी हैव वेरिएबल रेजिस्टर्स, वी कैन आल्सो हैव वेरिएबल कैपेसिटर्स। तो उसने तो कहीं पे नहीं कहा हुआ कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट थी, तो क्या हमने ये अज्यूम नहीं किया हुआ? तो आप लिखें while applying फार्मूले जो कि है 1/2 QB वाला फार्मूला, या फिर 1/2 CB² वाला फार्मूला, या फिर 1/2 Q²/C वाला फार्मूला। द assumption is, आप इनमें से जो मर्जी फार्मूला अप्लाई करें, आपका assumption क्या होता है? The assumption is that the capacitance remains, otherwise ये फार्मूले नहीं लग सकते। The capacitance remains constant during the charging process। रियान समझ आ गई बात? इनमें से जो भी फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, आपका assumption क्या होगा कि कैपेसिटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। नजर कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई? चलें, तो आपने जो मर्जी इनमें से फार्मूला अप्लाई किया, आपका assumption क्या है कि कैपेसिटेंस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। उसके बाद लिखें डी पार्ट, लिखें what is the efficiency of the charging process, and hence also tell what happens to the lost energy। What is the efficiency? बेटा efficiency हम तभी कैलकुलेट करते हैं जब कोई लॉसेस हो। अगर लॉसेस ना हो तो efficiency कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो what is the efficiency? What is the efficiency of the charging process? एक बात ये हो गई। What is the efficiency of the charging process? What happens to the lost energy? तो दो सवाल क्या हो गए कि एक तो भाईजान आप ये बताएं कि चार्जिंग प्रोसेस की क्या एफिशिएंसी है, दूसरा आप ये बताएं कि जो आपका है लॉस्ट एनर्जी उसको क्या हुआ है। समझ आ गई बात? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, लिखो यूजफुल आउटपुट एनर्जी। जो कैपेसिटर ने स्टोर की है वो क्या है? यूजफुल, क्या कहते हो? आउटपुट एनर्जी। तो यूजफुल आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू 0.4 मिली जूल, और ब्रैकेट में यूं लिख सकते हैं 1/2 QE, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लेकिन इसका assumption you know that। बेटा जब कोई फार्मूला लिखा करो तो assumption should be in your mind। अगर आपने फार्मूला लिखा है 1/2 QE, तो assumption is there, and the assumption is that the capacitance is constant and it should be in your mind। ये फार्मूला लगा रहे हैं तो कैपेसिटेंस को कांस्टेंट assume कर रहे हैं। जी बेटा आप बताएं। आएंगे उस पे, आएंगे इनको मैं करा चुका हूं, तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, यूजफुल आउटपुट एनर्जी, और बच्चों इनपुट एनर्जी जो है वो कितना थी भाईजान? जो बैटरी ने प्रोवाइड की चार्ज को, जो चार्ज लेके आया था वो इनपुट एनर्जी थी, और वो थी जी बेटा 0.8 मिली जूल। वाई नॉट, उसका हम जनरल फार्मूला लिखें QE। क्या इस फार्मूले का कोई assumption होगा? नो assumption।
QE is always valid. बैटरी वाला फार्मूला is always valid. कैपेसिटर वाला फार्मूला is with condition. ठीक बेटा, जो V था वो E के इक्वल था. देखो V भी 20 वोल्ट था और E भी 20. क्या कहते हो? अगर आप सिंगल कैपेसिटर लगा लें फिर तो सेम हो जाएगा. अच्छा, अब जो बात है वो ये है कि एफिशिएंसी जो है वो इक्वल आ जाएगी 0.4 ओवर 0.8. तो हम इसको कह सकते हैं 1/2 या 0.5. और एक चीज याद रखना, एफिशिएंसी को वी कैन कैलकुलेट एज अ फ्रैक्शन और वी कैन कैलकुलेट एज अ परसेंटेज. ये आपकी चॉइस होती है. अगर एग्जामिनर कुछ ना कहे, अगर एग्जामिनर कहेगा कैलकुलेट परसेंट एफिशिएंसी तो आप परसेंट ही कैलकुलेट करेंगे. लेकिन अगर एग्जामिनर कहेगा कैलकुलेट एफिशिएंसी तो आप परसेंट कैलकुलेट करें तो भी नंबर मिल जाते हैं. एफिशिएंसी होगी 0.5 और परसेंट एफिशिएंसी होगी 50%. तो अब आपने ये बताना है कि भाईजान जो बाकी की एनर्जी है उसका क्या हुआ. द लॉस्ट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट इन द सर्किट, हीट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. और जो it's impossible to store all the energy given by the battery. It's not possible. तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चार्जिंग का प्रोसेस ऑफ अ कैपेसिटर could be 100% efficient. तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो किस में जाएगी? लिखो, the energy lost will be converted to heat. किसकी वजह से? due to the resistance of the circuit or the wires. तो बेटा जो सर्किट की रेजिस्टेंस होगी उसकी वजह से एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में. तो जिस तरह हम रेजिस्टर में करते थे या डिवाइसेस में A1 में करते थे आइडियल वायर्स, नो इट्स नॉट. कैपेसिटर में नहीं हो सकती. कैपेसिटर में आइडियल सर्किट इज नॉट पॉसिबल. समझ आ गई बात? तो कैपेसिटर की एफिशिएंसी ऑफ चार्जिंग 100% कभी भी नहीं हो सकती. कोई कंफ्यूजन है इसमें? जो एनर्जी आएगी उसकी 50% कैपेसिटर स्टोर करेगा, assuming that the capacitance remains constant. अब बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलो. एक आपको टेबल मिलेगा जो आपने फिल करना है. चले लिखें स्टेट ऑफ कैपेसिटर, स्टेट ऑफ कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग, state of capacitor during charging process. तो बच्चों बात ये हो रही है कि अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं तो उसमें स्टेट ऑफ कैपेसिटर ये होगी और उसके बाद आप लिखेंगे परसेंट एफिशिएंसी. इसके 3 आंसर आपने लिखने, मैं बताता हूं. विल बी 50%, ग्रेटर देन 50% और लेस देन 50%. आपको खुद समझ आ जाएगी. Number 1, C remains constant during charging process. पहले हम ऑप्शंस लिख लें, उसके बाद परसेंट एफिशिएंसी की बात होगी. नंबर 2, C increases during चार्जिंग. जब आप चार्जिंग करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है. नंबर 3, C decreases during चार्जिंग. नजर, तुमने अपने स्कूल में कोई ऐसी क्लास ली है जहां पे खिड़कियों से लाइट पड़ रही और प्रोजेक्टर नजर ना आ रहा? नहीं है. एक जवाब बताओ. जब मैं पहले इस पे क्लास लेता था तो वो शेडो पड़ता था, अब इस पे नहीं पड़ रहा. तो ऐसी चीज अगर मैं स्कूल में भी ले जाऊं और इस तरह हैंग कर, विल इट वर्क?
बेशक शेडो या लाइट पड़ रही है खिड़की से, और ये जब मैं लगा दूंगा, मेरा एक सवाल है, नहीं जब मैं क्लास लेता हूँ ना, एक और स्कूल है रूट्स मिलेनियम, वहां पे जब मैं क्लास लेता हूँ तो वो जो शेडो पड़ रहा होता है, इस तरह का पर्दा लगा होता है, खिड़की खुली होती है, क्लास हो रही होती है। लेकिन कुछ स्कूलों में ना इस पे व्हाइट बोर्ड पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है ना, तो व्हाइट बोर्ड ना रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्शन, तो व्हाइट बोर्ड पे तो ये अगर उसमें लगा दे स्कूल में तो इट विल वर्क करेगा। बस मैं आज लेके आता हूँ, ब्लू एरिया में अभी जाता हूँ। अब देखें क्या बनेगा, यही ना उतार के ले जाओ। हाँ तो ये ठीक है, मेरा अपना है वैसे ये। हाँ तो घुमा फिराएगा नहीं यार फिर खराब नहीं हो जाएगा अगर उतारूंगा लगाऊंगा, उतारूंगा ये लगाऊंगा। गाड़ी में रखेंगे तो बच्चा संभाले उधर इशू हो जाए, रोड के बीच में खड़े हैं। देखो परसेंट एफिशिएंसी C remains constant during charging process, लिखो जी 50%। उसकी रीजन बड़ी सीधी है, चार्ज वोल्टेज ग्राफ यूं बना के इस तरफ लिख दो यूजफुल और इस तरफ लिख दो लॉस्ट। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। समझिए ये बात, जब कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगी तो ये स्टोर्ड वाली है और नीचे वाली जाया हो गई है। भाईजान ये जो नीचे वाली है ना, ये हीट में कन्वर्ट हो गई है, ये बैटरी की टोटल एनर्जी है, और ये वो वाली है जो स्टोर हो चुकी है। समझ आ गई बात? तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 50%। अच्छा अगर तो कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो देखो इक्वेशन क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV। जब कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो QV ग्राफ किस तरह का होगा सोचो जरा, तो इंक्रीजिंग कर्व नहीं होगा, क्या कहते हो? कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो C तो ग्रेडियंट है ना, तो फिर ये होगा इंक्रीजिंग कर्व। तो ये बैटरी की टोटल एनर्जी हो गई, ये Q और ये E। अब देखो यूजफुल ज्यादा है या वो ज्यादा है, यूजफुल वाली ये है और लॉस्ट वाली नीचे से। बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी, ज्यादा या कम? कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो एफिशिएंसी ज्यादा हो गई, तो एफिशिएंसी विल बी मोर देन 50%। इसका मतलब है अगर वेरिएबल कैपेसिटर होगा तो वो ज्यादा एफिशिएंटली एनर्जी स्टोर करेगा, और अगर उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, थोड़ा सा रुक जाओ, मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी lost by the battery is stored by the capacitor। हो गई बात? नीचे आ जाओ, अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है फिर भाईजान ये ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो ग्रेडियंट है ना कैपेसिटेंस, तो फिर ये ग्राफ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा ना, इस तरह का। तो उसमें भी तो चार्ज पे हम जा रहे हैं, मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, Q चार्ज होगा और E होगा इसका EMF। सी क्या होता है, ग्रेडियंट? हाँ C कैपेसिटेंस होती है ना, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये देखो C ग्रेडियंट नहीं बन जाएगा, कोएफिशिएंट ग्रेडियंट बनता है ना, तो जब C कम होगा तो ग्रेडियंट भी कम होगा। अब यूजफुल एनर्जी कौन सी होगी बताओ, अब ये है यूजफुल, ये कौन सी है और ये कौन सी है, लॉस। तो यूजफुल और लॉस्ट, हाँ बताओ। देखें अगर Q इक्वल CV को हम लोग C को वो करें, हम लोग सब्जेक्ट बनाएं तो Q ओवर V हो जाएगा, ठीक है, तो उसका तो फार्मूला ग्रेडियंट का ये नहीं था, चेंज ऑफ Q। नहीं उससे फर्क नहीं। अच्छा देखें ये हो गया, बस C ग्रेडियंट है, लंबी कहानी ना करो। अब एफिशिएंसी विल बी लेस देन 50%, क्या कहते हो, विल बी लेस देन 50%, तो ज्यादा लॉसेस में जाएगा। रियान कॉपी हो गया बच्चों, क्लियर है ये? अच्छा अब 2-3 टॉपिक रह गए, मैं बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पेपर में सवाल होता है कि एक फुल कैपेसिटर से एम्प्टी कैपेसिटर को चार्ज करना होता है। एक तो होता है आप कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करो, दूसरा होता है कैपेसिटर को कैपेसिटर से चार्ज करो। एक ये रह गया, दूसरा रह गया रेट ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और तीसरा रह गया सेफ वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये 3 टॉपिक हमारे रह गए। कॉपी हो गया यहाँ तक? अगली हेडिंग लिखो, charging an uncharged capacitor using a charged capacitor instead of using battery,
व्हाट इफ अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर को यूज करके अनचार्ज कैपेसिटर की चार्जिंग करें, तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे? तो लिखो चार्जिंग एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर, खाली कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे, चार्जिंग एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर यूजिंग अ चार्ज्ड कैपेसिटर। अच्छा, अब सवाल ये है कि चार्ज और वोल्टेज में से कंजर्व कौन करेगा? जल्दी से बताओ बेटा, चार्ज और वोल्टेज में से चार्ज कंजर्व करेगा। या आप इसको आसान जुबान में यूं समझ लें कि अगर आप लिक्विड को मल्टीपल कंटेनर्स में शिफ्ट करेंगे तो अमाउंट ऑफ लिक्विड सेम रहेगी, हाइट ऊपर नीचे हो सकती है। जो हाइट होगी वो एनर्जी होगी और जो अमाउंट होगी वो चार्ज होगी। तो अगर आप एक चार्ज कैपेसिटर से मल्टीपल कैपेसिटर्स को चार्ज करेंगे तो चार्ज कंजर्व करेगा। जो अकेले कैपेसिटर का चार्ज होगा सब पे मिला के भी क्या होगा, उतना ही चार्ज होगा। उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहले तो प्रिंसिपल लिख लो, लिखवाने लगा। प्रिंसिपल लिखो, when one or multiple uncharged capacitors are charged using an already charged capacitor, तो कंजर्व क्या करता है बच्चों? then charge is conserved, वोल्टेज कंजर्व नहीं करती, then charge is conserved, then charge is conserved। इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग पता है होगी क्या? आप लिखेंगे total charge before is equal to total charge आफ्टर। आई बिलीव मेरी बात समझ आ गई होगी। चार्जिंग प्रोसेस से पहले जो चार्ज होगा, चार्जिंग प्रोसेस के बाद भी क्या होगा, उतना चार्ज रह जाएगा। अकेले का चार्ज सब पे मिला के जो चार्ज होगा उसके इक्वल होगा। एग्जांपल्स करेंगे तो ही समझ आएगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1 लिखें। एक कैपेसिटर है जी C1। C1 की प्रॉपर्टीज आपको बताई हुई है। C1 का पोटेंशियल डिफरेंस था बच्चों 20 वोल्ट का, और जो था इसका कैपेसिटेंस वो था 4 माइक्रोफेरेड का, और एक और कैपेसिटर था C2 और उसकी जो वैल्यू थी बच्चों वो थी 2 माइक्रोफेरेड, और इस पे कोई चार्ज, कोई वोल्टेज, कुछ भी नहीं था। ये फुली अनचार्ज था, ये फुली अनचार्ज था। आसान जुबान में, C1 को आपने बैटरी से चार्ज किया, C2 को आपने दुकान से खरीदा, शॉप से उसी वक्त बाई किया, ये अनचार्ज था। फिर आपने C1 और C2 को आपस में लगा दिया और आपने वेट किया, चार्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर C1 और C2 पे क्या चार्ज होगा, क्या वोल्टेज होगा, वो आपको फाइंड करना होगा। तो अब इसके आगे आप लिखेंगे C2 was connected across C1, and when the charging process would be complete,
उस वक्त फाइंड द चार्ज एंड वोल्टेज, फाइंड द चार्ज एंड वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन वन प्लेट लिख दो, क्योंकि एग्जामिनर ये वाली हरकत करता होता है एग्जाम में। जब कभी लिख देगा ना चार्ज और कोई बच्चा 0 वोल्ट लिख दे तो नंबर मिल जाते हैं। अगर वो गलती से भी चार्ज लिख देगा, फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे कैपेसिटर का चार्ज ऑन वन प्लेट फाइंड करवाना चाह रहे हैं और एग्जामिनर से बाई मिस्टेक सिर्फ चार्ज का वर्ड लिखा गया, तो आप उस पर 0 लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके माइंड में जो भी था, कैपेसिटर का चार्ज कैलकुलेट करना होता है पूरी वर्किंग करके। अगर लिखा हो चार्ज ऑन वन प्लेट, अगर कह दें चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आप चुप करके 0 आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज नहीं होता। समझ आ गई बात? तो एग्जामिनर को अपनी वर्डिंग में केयरफुल होना होता है, अदरवाइज बच्चा इसका मार्जिन ले जाएगा। फाइंड द चार्ज ऑन, फर्ज करो अगर आपका कोई एग्जाम है ना और उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, और ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, और अगर एग्जामिनर ने गलती से लिख दिया है चार्ज ऑन कैपेसिटर, आप कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं करते, आप लिखते हैं 0 वोल्ट, तो ही हैज टू गिव यू फुल मार्क्स। ठीक है, फर्ज करें वो 10 स्टेप का क्वेश्चन है, तो वो ऑप्शन लेस से उसको नंबर देने पड़ेंगे। हाँ, जो बच्चा चार्ज ऑन वन प्लेट फाइंड करेगा उसको भी उसे नंबर देने पड़ेंगे, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड उसके यही था कि चार्ज ऑन वन प्लेट। अच्छा, अब देखें, फाइंड द चार्ज ऑन वन प्लेट, फाइंड द चार्ज ऑन वन प्लेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2। चलें, ये सवाल हम मिलके करते हैं। अब हुआ क्या है कि C1 था एक चार्ज कैपेसिटर और C2 था एक अनचार्ज कैपेसिटर। आपने C2 को लगा दिया किसके साथ? C1 के साथ, और आपने वेट किया, चार्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। जब चार्जिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फर्दर करंट का फ्लो नहीं होगा, और उस वक्त C1 और C2 पे सेम क्या होगा? क्योंकि आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू। अगर आप कहें सीरीज में, तो वो तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। आप सोचें जरा, अगर आप कहें नहीं हमने कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सर्किट ही, करंट का फ्लो कैसे होगा? पैरेलल में होंगे तो करंट का फ्लो होगा। अब ये हो गया C1 और ये हो गया C2, और C2 का जो वैल्यू है इट इज 2 माइक्रोफेरेड, और C1 का जो वैल्यू है इट इज 4 माइक्रोफेरेड। और उसके बाद अगर आप देखें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है उसको छोड़ दो, अभी इस पे आ जाओ। जब दोनों फुली चार्ज होंगे तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी इक्वल। जब दोनों फुली चार्ज होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दोनों का इक्वल। समझ आ गई बात? चार्ज डिफरेंट होगा। इसका चार्ज अगर होगा Q1 और इसका चार्ज अगर होगा Q2, तो आप सिर्फ अभी ये बताएं कि Q1 और Q2 में से बड़ा चार्ज कौन सा होगा? सोच के बताओ। पैरेलल में बड़े कैपेसिटर पे बड़ा चार्ज होता है, पैरेलल में बड़े कैपेसिटर पे बड़ा चार्ज होता है, सीरीज में बड़े कैपेसिटर पे छोटी वोल्टेज होती है। सीरीज में लगाएंगे तो वोल्टेज डिवाइड होगी, चार्ज सेम होगा। पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्ट सेम होंगे, चार्ज डिफरेंट होगा। बड़ा कैपेसिटर ज्यादा चार्ज। अब इस पे जो अकेला था उस पे पहले फाइंड करते हैं कि अकेले पे चार्ज कितना था। इस अकेले का चार्ज हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लस Q और ये माइनस Q, पहले तो ये निकालो। हाँ, निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू CV, तो जिसको आपने चार्ज किया था उस पे C जो था ना उसका, वो था 4 माइक्रोफेरेड, और उसका जो वोल्ट था वो था जी 20 वोल्ट। तो इस पे था प्लस और माइनस 80 माइक्रोकूलम। इस पे कितना था? 80 माइक्रोकूलम। अब आप क्वेश्चन करेंगे कैसे? अब आप क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि Q1 और Q2 मिला के इक्वल हो जाएगा 80 माइक्रोकूलम के। मेरी बात समझ आ गई? जो शुरू में चार्ज था 80 माइक्रोकूलम, वही चार्ज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो Q1 और Q2 मिला के किसके इक्वल हो जाएगा? 80 माइक्रोकूलम के। आती है बात समझ? दोनों ब्रांचेस का जो अपना अपना चार्ज है उसको आप सम करेंगे तो उसका सम क्या हो जाएगा? 80 माइक्रोकूलम। अब Q1 का फॉर्मूला लिख लो। Q1 इक्वल होगा C1 टाइम्स B के, Q2 इक्वल होगा C2 टाइम्स B के। B हमें नहीं पता, C1 हमें पहले से पता है, क्या होगा? 4 × 10 पावर, या माइक्रो को काट देंगे ना, माइक्रो को काट सकते हैं ना बाद में, माइक्रोफेरेड इंटू V।
और Q2 होगा 2 माइक्रोफेरेड इनटू V। इसका मतलब हुआ कि Q1 की जगह हम लिख सकते माइक्रो कूलम। बेटा चार्ज और वोल्टेज को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा ना। माइक्रोफेरेड इनटू वोल्ट क्या बनेगा, कूलम। चार्ज कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज चार्ज बन जाएगा। प्लस Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q2 की जगह आ जाएगा, एक मिनट, हाँ 4 था ना, 4 था। ये बन जाएगा 4 और यूनिट क्या होगा इसका, माइक्रो कूलम, और V भी साथ है ना। Q2 हो जाएगा 2V और यूनिट क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलम, और राइट साइड पे क्या होगा, 80 माइक्रो कूलम। तो सब माइक्रो कूलम में है, इसलिए इसका कोई काम नहीं है। बात समझ आ गई। देखें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 माइक्रोफेरेड को जो भी वोल्ट्स हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4V, और 4V होगा क्या, चार्ज, क्योंकि कैपेसिटेंस इनटू वोल्ट इज द चार्ज, लेकिन यूनिट क्या होगा, माइक्रो कूलम। तो 4V प्लस 2V इज इक्वल टू 80। ठीक, 6V किसके इक्वल आ गया, 80 के। तो V फिर क्या हो जाएगा, 80/6। कुमैल आंसर बताओ। बेसिकली माइक्रो हर टर्म में होगा तो कट जाएगा, 13.3, और ये भाईजान क्या हो गया, वोल्ट। तो पहले वोल्ट 20 था ना, अब जब 2 बर्तन हो जाएंगे तो लेवल ड्रॉप हो जाएगा। पहले सारा जो लिक्विड था वो एक बर्तन में था, 2 में डालेंगे तो लेवल ड्रॉप होना ही होना है। रियल लाइफ में क्या होता है, अगर फर्ज करें एक बर्तन था और उसकी जगह 2 बर्तन आ गए तो लेवल या वोल्ट ड्रॉप नहीं हो जाएगा। तो 13.3 उससे कम वैल्यू है, जो कि ठीक है, और लेवल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। अब आप फाइंड कर लें Q1 और Q2। तो Q1 कितना आ गया, चार्ज ऑन 1 प्लेट ऑफ C1। तो बेटा वो हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 13.3 वोल्ट से। कुमैल भाई आंसर बताया जाए जल्दी से। 53.2, और ये बच्चों हो जाएगा माइक्रो कूलम। कुमैल भाई Q2 का आंसर बताया जाए, 26.6, तो ये हो जाएगा 26.6 और माइक्रो कूलम। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। अब आप लोग भाग सकते हैं, आएगा। साइंसदान 0.2 का फर्क है, भागो आप। राउंडिंग ऑफ भी तो की है ना। अब एग्जैक्ट आंसर फिर जो है ना नहीं आने लगा, मैं कोई MIT में नहीं बैठ। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।